हाँ भाई। क्या पढ़ रहे थे हम? नहीं, वो तो हमने कल कर लिया। वो भी हमने कर लिया। ओके। तो जहां तक मैं समझ पा रहा हूं कि आपके दो चैप्टर बाकी है। एक है सरल मशीन में उत्तोलक, और एक उष्मा में ताप। ठीक है भाई। दो ही बाकी ना, वर्कशॉप कैलकुलेशन के। चलो। हाँ, ड्राइंग बाद पढ़ाएंगे। थोड़ा सा उस पढ़ने बाद लेंगे, ब्रेक लेंगे हम। दूसरे जो सब्जेक्ट बचे वो पढ़ेंगे ना। ये बेस कब का, जनवरी का ना? है। हाँ, जो भी है। मेरा 1 जून से स्टार्ट होगी ड्राइंग की क्लास। 1 जून से ड्राइंग पढ़ाना शुरू करूंगा। ड्राइंग 10-15 दिन की होती है। सबसे ज्यादा तो यही है। अरे कुछ नहीं बचेगा। बचता है क्या कोई? क्या बचा हुआ फिजिक्स में? बता 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 बता। आप कोई नहीं बोलेंगे। बताओ बेटा, बताओ। हैं? ये तो कुछ भी बोलो, उसे क्या होना है? तू बता ना, क्या है तेरे बचे? जितना भी मेरा कोई फिजिक्स बचा हुआ है तो 2-4 घंटे से ज्यादा का नहीं होगा। 5-7 5-6 घंटे का हो जाएगा, क्योंकि विद्युत और ऊष्मा पूरी बड़ी है, दोनों साथ में आ जाती है इसके। इसलिए। हैं? थ्योरी बचेगी, वो जरूरी है। वो थ्योरी भी नहीं बचेगी, थ्योरी ऐसे नहीं बचेगी, क्योंकि हम अगले वीक में आपके ना वो लंबी क्लास स्टार्ट कराएंगे। थोड़ा सा हम सोचते हैं 10 तारीख के बाद में, जिसमें डेली थ्योरी है, 3 घंटे थ्योरी भी पढ़ेंगे, 2-3 घंटे ये पढ़ेंगे, 2-3 घंटे थ्योरी पढ़ाएंगे। कवर करनी पड़ेगी चीज। जी के पीछे रह जाए इतना हम टेंशन लेते भी नहीं है। सबकी टेंशन नहीं लेते हैं। मैं एक ही सब्जेक्ट है जिसकी टेंशन नहीं लेता, वो है जी के। बाकी मैं सबकी लेता हूँ। क्योंकि देखो कि 2-3 इसमें इंपॉर्टेंट कारण है। आप जी के इतना सोच के आते भी नहीं है। जी की इतनी परीक्षा में भी नहीं आती है। और पूरी जी के पढ़ने के बाद 1 नंबर का सवाल आता है उसमें। पूरी पॉलिटी पढ़ने के बाद एक सवाल या 2 सवाल, अधिकतम पॉलिटी तो आती है, फिर 2 सवाल है। दो दो पॉलिटी के 2। बाकियों के तो एक एक ही है। इसलिए इतना ज्यादा सीरियस लेते नहीं है। सीरियस हम इनको थोड़ा ज्यादा ले लेते हैं, बाकियों को जो आपकी परीक्षा में ज्यादा आती है। आज हेडिंग डालो, आसान सब्जेक्ट पढ़ेंगे। उत्तर लगे हूँ सरल मशीन। उसमें मत आप लास्ट में पढ़ेंगे। उत्तर लगे हूँ सरल मशीन। किसे कहते हैं भाई? उत्तर लगे हूँ सरल मशीन। तो आप कहते हैं टेढ़ी या सीधी छड़ जो किसी बिंदु के चारों ओर स्वतंत्रता पूर्वक घूम सके, उसे हम क्या कहते हैं? उत्तोलक। ठीक है। उत्तोलक को इंग्लिश में कहते हैं लीवर। इंग्लिश में क्या कहते हैं? लीवर। उत्तोलक किसे कहते हैं? तो आप कहेंगे
सीधी व टेढ़ी छड़ जो किसी बिंदु के चारों ओर स्वतंत्रता पूर्वक घूम सके या स्वतंत्रता पूर्वक घूमती हो, उसे हम कहते हैं उत्तोलक। सीधी में टेढ़ी छड़ जो किसी बिंदु के चारों ओर स्वतंत्रता पूर्वक घूमती हो, उसे हम कहते हैं उत्तोलक। ठीक है भाई। अब देखो कि जिस बिंदु के चारों ओर स्वतंत्र पूर्वक कोई भी छड़ घूमती है, ये मान लो एक सीधी छड़ ले लेते हैं हम एक, जिस बिंदु के चारों ओर स्वतंत्र पूर्वक घूमती है, यदि इस बिंदु के चारों ओर स्वतंत्रता पूर्वक घूमती है, तो इस बिंदु को हम क्या कहते हैं? फलक्रम। हिंदी में एक नाम होता है आलंब। वह बिंदु जिसके चारों ओर छड़ घूमती है, उस बिंदु को हम क्या कहते हैं? आलम। ये है। अब यहां पर ये जो मैंने यहां से पकड़ रखा ना, ये मेरे पास क्या कहलाएगा? आलम। अब देखो, यदि मान लो मैंने यहाँ कोई सामान रखूंगा, इधर मैं बल लगाऊंगा, तो ये मैं लगा रहा हूं वो क्या है? एफर्ट। बल है कि नहीं है? ऊपर नीचे। और इधर मैं कोई लोड रखूंगा तो जिसके कारण ये ऊपर नीचे होगा कि नहीं होगा? तो एक तरफ तो होगा बल और एक तरफ क्या हो गया? लोड। ठीक है। अब देखो, यहां पर आ गया लोड यानी भार। लोड कह दो, यहाँ क्या कह दो? भार। वह भार जिसको एफर्ट के द्वारा उठाना है। ठीक है। और इस तरफ मैंने एक बता दिया एफर्ट। एफर्ट क्या कहलाता है? एफर्ट प्रयास या आयास, दोनों ही नाम बोलते हैं भाई। प्रयास भी बोलते हैं और आयास भी बोलते हैं। ये हमारे पास होता है। ठीक है। तो सीधी व टेढ़ी छड़ जो किसी बिंदु के चारों ओर स्वतंत्रता पूर्वक घूमती हो, उसे हम क्या कहते हैं? आलम। उसे हम क्या कहते हैं? आलम। एनर्जी के क्वेश्चन करो थे। एनर्जी के क्वेश्चन मैंने करवाए ना भाई? नहीं करवाए? मेरे हिसाब से मैं बिना कराए मैं आगे बढ़ता भी नहीं हूं। लास्ट बताओ। बिना कराए मैं आगे कैसे बढ़ूंगा? अरे मैंने केवल क्वेश्चन ही नहीं कराए हैं, परीक्षा में आयु भी करवा दी है।
हाँ, मेरे क्वेश्चन तो कराए जो कराए, परीक्षा में आए हुए भी करवा दिए हैं। पता नहीं इन्होंने कोई क्लास खा गए होंगे, ली नहीं होगी। क्वेश्चन तो मैंने पहले ही करा दिए थे भाई, एक दिन मैंने परीक्षा में आए हुए भी करवा दिए थे, छोड़ा नहीं था कुछ भी। लिख लिया, लिखो आराम से लिखो भाई। हो गए भाई। चलो अब देखो इसका सिद्धांत क्या था। इसने कहा कि ये हमारे पास है आलम, ये बिंदु है मेरे पास प्रयास, और ये बिंदु है मेरे पास भार। कोई गड़बड़ नहीं है। भार तथा आलम के बीच की दूरी कहलाएगी भार भुजा या भार की भुजा। ये भुजा कौन सी है भाई? भार की भुजा। आलम्ब तथा भार के बीच की भुजा क्या कहलाएगी? भार की भुजा। प्रयास तथा आलम्ब के बीच की भुजा क्या कहलाएगी? प्रयास की भुजा। ठीक है भाई, ओके। अब देखो कि मेरे पास एक छड़ है, मान लो एक 10 फुट लंबा एक डंडा है, और उधर 10 किलोग्राम वजन रखा हुआ थैले में। मैं 10 जो फुट लंबा डंडा है उसके लास्ट वाले भाग को पकड़ के थैला उठाऊंगा तो मुझे बहुत ज्यादा जोर आएगा। उसके बजाय मैं उसके पास वाले मुंह से उठाऊंगा तो क्या होगा? तुरंत उठा लूंगा। इसका मतलब है जब मेरे लोड की भुजा ज्यादा थी तो मुझे बल भी क्या लगाना पड़ रहा था? ज्यादा। या मैं ये कह दूं यदि लोड की भुजा ज्यादा है तो मुझे लोड क्या रखना चाहिए? कम रखना चाहिए, क्योंकि लोड की भुजा ज्यादा तो ज्यादा लोड उठा नहीं पाएंगे, लोड क्या रखना पड़ेगा? कम। तो इसी हिसाब से इसका सिद्धांत बना है। इसका सिद्धांत है भार गुणा भार की भुजा, भार गुणा भार की भुजा बराबर प्रयास गुणा प्रयास की भुजा। ठीक है ना? प्रयास और आयास एक ही होता है, इंग्लिश में कहते हैं एफर्ट। लेकिन क्या है कि आपके निम्मी शब्दावली में इसको नाम प्रयास दिया हुआ है। निम्मी शब्दावली प्रयास दे दो, इंग्लिश में एफर्ट है, चाहे आयास को चाहे प्रयास को। आयाम नहीं कहते हैं, आयाम एम्पलीट्यूड होता है। इंग्लिश चेंज हो गई, नहीं नहीं नहीं, वो गलती से लिखा होना, आयास होता है। मतलब इंग्लिश का शब्द फिक्स है, फलक्रम एफर्ट एंड लोड। हिंदी में क्या है, ऊपर नीचे करते रहते हैं वो। आयाम एम्पलीट्यूड को कहते हैं। ठीक है ना? भार गुणा भार की भुजा बराबर प्रयास गुणा प्रयास की भुजा। अब एक समझ देना सिंपल, यदि मैं 8 गुणा 2 बराबर, आप मैं ये कर सकता हूं ना भाई, 1 गुणा 16। ठीक है। अब यदि मैंने भार ज्यादा लिया है तो भार की भुजा क्या रखी? छोटी।
और भार कम लूंगा तो भार की भुजा क्या रख सकता हूं, ज्यादा। 8 किलोग्राम वजन उठाना तो मैंने 2 ही फुट उठाया, 2 ही फुट ऊंचाई से, और 2 किलोग्राम उठाना तो मैं 8 फुट ऊंचाई से दूरी से उठा सकता हूं ना। यदि आगे भार कम है तो मैं ज्यादा दूरी ले सकता हूं, आगे भार ज्यादा है तो दूरी क्या लेनी पड़ेगी, कम। इसलिए यही हमारे पास सिद्धांत कहलाएगा, भार गुणा भार की भुजा बराबर प्रयास गुणा प्रयास की भुजा। और यही हमारे पास क्या होगा, उत्तोलक का सिद्धांत। भार गुणा भार की भुजा बराबर प्रयास गुणा प्रयास की भुजा। कोई तकलीफ नहीं, चलो ठीक है। अब देखो, अब हमारे पास ये रहता है, एक मिनट, भार गुणा भार की भुजा बराबर प्रयास गुणा प्रयास की भुजा। अब होता है इसमें एक यांत्रिक लाभ आता है। यांत्रिक लाभ इंग्लिश में कहते हैं मैकेनिकल एडवांटेज। यांत्रिक लाभ क्या कहलाता है भाई, मैकेनिकल एडवांटेज। और मैकेनिकल एडवांटेज को मैं शॉर्ट में एम ए लिख दूं। अब मैं एम ए लिखूं तो इसका मतलब यांत्रिक लाभ होगा। यांत्रिक लाभ मैकेनिकल एडवांटेज, यांत्रिक लाभ एम ए बराबर होता है, देखो, आउटपुट बटा इनपुट। आउटपुट में हम उठाएंगे क्या, भार बटा इनपुट क्या होता है, बल यानी प्रयास। ठीक है भाई, तो ये भार ये क्या रहेगा, बटा बल, ठीक है, यानी कि प्रयास। कोई दिक्कत नहीं, ओके। ये हमारे पास मैकेनिकल एडवांटेज है। इसी के साथ हमारे पास एक और सूत्र लिखना पड़ेगा, वेगानुपात। आप ये उम्मीद मत करना कि मैं आपको प्रथम श्रेणी द्वितीय श्रेणी तृतीय श्रेणी बताऊंगा, वो मैं लास्ट में जाते बताऊंगा। परीक्षा में सवाल मेरे ये रहते हैं, न्यूमेरिकल है ना, तो न्यूमेरिकल बनाने के लिए सिद्धांत से हम क्या आएंगे, सूत्र पे आ रहे हैं, वेगानुपात। वेगानुपात क्या कहलाता है इंग्लिश में, वेलोसिटी रेशियो। वेलोसिटी रेशियो क्या कहलाएगा, वी आर। तो अब से मैं लिखूंगा वी आर। वी आर वेलोसिटी रेशियो होता है, ये हमारे पास क्या होता है, प्रयास की भुजा बट्टा भार की भुजा। प्रयास की भुजा बटा भार की भुजा। प्रयास की भुजा बटा भार की भुजा हमारे पास क्या कहलाता है, वेगानुपात यानी वेलोसिटी रेशियो। लिखो दोनों। आपकी रीजनिंग खत्म हो गई क्या, कितनी है, मुझे ऐसा क्यों कहा 1-2 क्लास का बाकी है, ऐसे बोल दिया उन्होंने। मुझे बोला था, मुझे पता है, बाकी मुझे आइडिया था भी नहीं है। यही आपको बोला था क्या, उन्होंने ही बोला है भाई, बाकी इसलिए मैं तो पूछ रहा हूँ कितना चैप्टर बाकी है, कौन सा बाकी है। हैं?
कथन निष्कर्ष और कथन कारण वो चल रहे हैं क्या? हाँ वो तो छोटे छोटे तो चैप्टर है। आकृति पूर्ण करने की खांचे में जो फिट आएगी वही आएगी। 10 दिन का है ही नहीं वो तो क्या आकृति पूर्ण करना तो खांचे में जो आ जाती है वही आती है, वो तो 1 दिन की है पूरी। तो आपको लगता है कि एक चैप्टर 1 दिन का है, ऐसा है नहीं वो। वो है छोटे छोटे से। अब भले दर्पण प्रतिबिंब में जल प्रतिबिंब में एक पूरा दिन लगाओ ना, जबकि है 10 मिनट का। 10 मिनट में दर्पण प्रतिबिंब जल है इतना ही ना भाई। टाइम तो उसमें लगता है सेटिंग में, रैंकिंग में, सिलोलिजिस्म में, इनमें टाइम लगते हैं। हो गया। नॉन वर्बल तो अब थोड़ी बहुत बता देते हैं, बाकी नॉन वर्बल तो उसे होती है, उसमें बताने के खास कुछ होता नहीं है। नॉन वर्बल मतलब उसमें बोल चाल कुछ है ही नहीं ना। वर्बल नहीं है, बोल नहीं पाते हो, केवल देख पाते हो, उसे तो नॉन वर्बल कहा गया। वर्बल जिसे बोल पाते हो, तो नॉन वर्बल को डायग्राम दे के सेट करना है। हाँ ऑटोमेटिक रीजनिंग हटेगी तो बदलेगी। जी के जी के करेंगे। एक आपके बायोलॉजी बाकी है, बस बायोलॉजी स्टार्ट हो गई। हाँ बायोलॉजी बाकी है भाई। ठीक है भाई, लिख लिया। ठीक, अब हो गया। अभी बाकी रह गए देख। यांत्रिक लाभ देख लिया, वेग अनुपात देख लिया। अगला हमारे पास है दक्षता। प्रतिशत दक्षता हमारे पास क्या कहलाती है, ध्यान से देख लेना भाई। तो आप कहेंगे आउटपुट बटा इनपुट। इनटू कितना होता है 100, ये प्रतिशत दक्षता है। ठीक है भाई। आउटपुट हमारे पास क्या है भाई, भार। तो आप लिखेंगे भार गुणा भार की भुजा बटा प्रयास गुणा प्रयास की भुजा इनटू कितना परसेंटेज आ गया भाई 100। अब देखो आराम से, लिखना मत, थोड़ा सा ध्यान से देखना। एक तो आया भार बटा प्रयास, और एक मेरे पास है भार की भुजा बटा प्रयास की भुजा। तो यहां से क्या संबंध बनेगा, वो देखो प्रतिशत दक्षता बराबर भार बटा प्रयास। हमारे पास आया यांत्रिक लाभ, आया ना भाई, यांत्रिक लाभ बटा भार की भुजा बटा प्रयास की भुजा, कुछ नहीं था, प्रयास की भुजा बटा। अच्छा मैं भार की भुजा को नीचे लाऊंगा तो प्रयास के नीचे भाग जाएगा कि नहीं जाएगा, फिर क्या बन जाएगा, प्रयास की भुजा बटा भार की भुजा। और वो हमारे पास क्या था, वेग अनुपात। इनटू कितना है भाई 100, प्रतिशत में आ गया। कुल मिला के बाद हमारे पास जो बना है, जो सूत्र हम बार बार काम में लेंगे, न्यूमेरिकल इसी पर बनना है। प्रतिशत बराबर क्या है, मैकेनिकल एडवांटेज बटा वेलोसिटी रेशियो इंटू 100।
यही बना कि नहीं बना भाई? बस इतना ही चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। हमें दो चीज चाहिए, एक ये रहा और पीछे वाला स्लाइड वाले सूत्र है, बाकी हम सब कर लेंगे। अब मैं सवाल देता हूँ, ध्यान से करना भैया। लिख लिया? नहीं सर, तो लिखो भाई जल्दी से। हो गया? ठीक है। 60 किलोग्राम का बल 15 मीटर की दूरी पर लग रहा है, जिसके कारण 120 किलोग्राम भार को पांच मीटर तक ऊपर उठाया जाता है। उठाया जाता है। ज्ञात कीजिए सब ज्ञात करो जो हमने सूत्र लिखा है। सबके बीए के एग्जाम चल रहे हैं, आपके क्लास में कोई ज्यादा ही एग्जाम नहीं चल रहे हैं? ब्याह भी है। मैं सोच रहा हूँ अब एग्जाम खत्म हो, अब एग्जाम खत्म हो ही नहीं रहे आपके। मेरे सब्जेक्ट पूरे हो जाएंगे। तीन यही? वो भी अगली है? वाह वाह। फिर मैं ड्राइंग पढ़ाऊंगा।
तो आप कहेंगे हमारे पास जो बल लग रहा है या प्रयास है वो कितना है, 15 किलो है ना। सॉरी 60 किलो, 60 किलो। प्रयास की भुजा कितनी है भाई, 15 मीटर। भार कितना है भाई, 120 किलो। और भार की भुजा क्या है, 5 मीटर। यही मामला है। ठीक है, तो ये हमारे पास सारी राशि हमने लिख दी है। ध्यान से देखना भाई, हमारे पास क्या क्या बनेगा। पहला था हमारे पास का मैकेनिकल एडवांटेज, बताओ, यही कहा ना भाई, यांत्रिक लाभ। यांत्रिक लाभ हमारे पास होता है भार बटा प्रयास, भार बटा प्रयास। आप बताओ भार कितना है भाई, 120, और प्रयास कितना है 60, बराबर कितना है 2। ठीक है। दूसरा हमें कहा कि आप बताइए वेगानुपात, यानी वेलोसिटी रेशियो। ये जो हमारे पास आया वो है प्रयास की भुजा बटा भार की भुजा। प्रयास की भुजा बटा भार की भुजा। और प्रयास की भुजा कितनी है भाई, 15, बटा भार की भुजा कितनी है 5। 15/5 बराबर कितना है 3। ठीक है, तो हमारे पास प्रतिशत में एफिशिएंसी कितना आएगा, तो आप कहेंगे यांत्रिक लाभ बटा वेगानुपात इनटू क्या आएगा 100। यांत्रिक लाभ हमारे पास 2 है, बट्टा आया 3, गुणा क्या है 100, बराबर आया 66.66%। ये आया बस, सब क्या आ गया था। नहीं आया वो लिख लो भाई आराम से। तेरा आया है, कितना आया, डायरेक्ट कैसे कर लेता तू, ये तो सीधा सीधा साफ साफ सवाल दिया था और साफ साफ ही वैल्यू आ रही है। सीधा टेढ़ा मेढ़ा वाला तो इसमें कोई केस था ही नहीं, सीधा टेढ़ा मेढ़ा केस तो आगे आएगा, ये तो पहला सवाल है। हो गया भाई, चलो अगला। 300 किलोग्राम के प्रयास द्वारा
900 किलोग्राम का भार साधारण मशीन द्वारा उठाया गया। यांत्रिक लाभ एवं दक्षता ज्ञात करो। उठाया गया। दक्षता ज्ञात करो यदि वेगानुपात 4 हो। वेग अनुपात की परिभाषा बनेगी प्रयास की आलम से प्रयास की दूरी तथा आलम से भार की दूरी का अनुपात। हाँ, छड़ी में आलम से, एक छड़ में आलम से प्रयास की दूरी तथा आलम से भार की दूरी का अनुपात वेग अनुपात कहलाता है, वेलोसिटी रेशियो कहलाता है। ये कितने में आती है ऐसी पार्टी? कितने में आती है ऐसा मामला? ये रफ हो जाती होगी, है? नहीं होती, देखो ना। इसको इसको रफ कैसे करते हैं? ओहो, हमारा तो बचपन ऐसे ही निकल गया। इसमें मोटा पतला नहीं लिखा जाता, जो है वो यही है। ये कितने आते हैं? 500 1000 रुपए में आती है क्या? 200 रुपए में? 150? और किसके पास है? आपके पास बड़ी है? आप काम में नहीं ले रहे तो क्या काम लाए हो? घर पे लिखने के लिए, सिर्फ करने के लिए? ओके ओके, चलो बढ़िया बढ़िया बढ़िया। ये कब से आने लगी है? नहीं, मैं क्यूरियोसिटी से जानना, मैंने देखा नहीं ना, इसलिए। बहुत पहले, कितना साल हो गए? अच्छा, ये लॉकडाउन के बाद का मामला है। समझ गए समझ गए समझ गए। तो चार्ज वार्ज करना पड़ता है? सेल आते हैं? ओहो। हैं? ओके ओके, इसमें सीधा डिलीट का बटन ही है? ठीक है, ठीक ठीक। चलो, करो सॉल्व। नहीं, हम जब 2011 में तैयारी करते थे तो हम लाते थे वो, दिल्ली में मिलते हैं पेपर जो किलो के हिसाब से। इधर जयपुर में शायद तक मिलते नहीं है, अलवर में मिलते हैं, है ना? किशनगढ़ में मिलते हैं। अलवर में, इधर तो कहते हैं राजस्थान में अलवर की तरफ, और इधर तो फिर भी मिल जाते हैं। हमारे जोधपुर की तरफ भी मिलते नहीं, जयपुर में नहीं मिलते हैं। दिल्ली में बड़े मिलते थे किलो के हिसाब से। वहां जाते थे तो हम ऐसे ऐसे देखते हैं, अच्छा कौन सा पेपर, वो बहुत सारी क्वालिटी पड़ी रहती है। वो कहते हैं ये क्वालिटी, वो कहता 33 रुपए किलो है, ऐसे होता था ना। और ये है 38 रुपए किलो, मतलब यही रेट थी, किलो की रेट ये थी।
फिर हम कहते इसको तोलो, कितना हुआ? 4.5 किलो। तो 4.5 किलो के पैसे दिए और लेके आ गए। फिर उसको भर बुरा के रब को फेंक देते थे। ऐसे ही तो करते थे जनरली वहां तैयारी करने वाले सारे ऐसे ही करते थे। वो जो पेपर आते थे वो काफी सारे थे रेलवे के, एक आते थे बैंकों के, कभी ग्रामीण बैंक हुई, एसबीआई हुई, उन बैंकों के, एक इन एलआईसी होंगे, इनके उनके पेपर होते ना वो प्रिंटर में चलने वाले, वही तो पेपर आते थे, वो मिलते थे। अब इनका इजाद हो गया तो वो किलो के पैसे काफी बच जाते हैं। बहुत किलो, मतलब हमारा टारगेट होता था कि अब हमें जल्दी से जल्दी, पहले कौन खत्म करेगा इन पन्नों को, तो जितना ज्यादा करोगे उतना जल्दी पन्ना खत्म होंगे। और जितना जल्दी खत्म होने का मतलब है आपने काफी ज्यादा पढ़ा है, ऐसा पन्ना खत्म होते नहीं है। लिखो, हो गया सबका? आप हैं होशियार सब। 30 किलोग्राम का प्रयास, क्या है दक्षता, क्या है? 3%। देखो, 75%। शाबाश। और भार कितना है? और वेलोसिटी रेशियो कितना है? और इनसे आपको क्या निकलेगा? पहला भाई यांत्रिक लाभ, मैकेनिकल एडवांटेज, और वो हमारे पास क्या होगा? भार बटा प्रयास, 900/300, काटोगे तो कितना आएगा? 3। अगला हमारे पास क्या आती है भाई? प्रतिशत दक्षता। प्रतिशत दक्षता कितनी है भाई? तो आप कहेंगे प्रतिशत दक्षता है MA/VR, इनटू कितना आ गया भाई? 100। MA का मान कितना है? 3। VR का मान कितना है? 4 गुणा 100 बराबर कितना आ गया? 75%। हाँ, सभी के लिए यही। किसी में आलम्ब बीच में होगा, किसी में भार बीच में होगा, किसी में आयास बीच में होता है। जैसे प्रथम श्रेणी होता है जिसमें आलम्ब बीच में होता है, द्वितीय श्रेणी होता है उसमें भार बीच में होता है, इसलिए उसका यांत्रिक लाभ 1 से अधिक आता है। यांत्रिक लाभ क्या होता है द्वितीय श्रेणी का? 1 से अधिक। और तृतीय श्रेणी होता है उसमें प्रयास बीच में आता है, उसका यांत्रिक लाभ 1 से कम होता है। और प्रथम श्रेणी वो कह रहा है कि हमारा तो आलम्ब बीच में, अभी इधर खिसके इधर खिसके, वो तो खिसकने में पता चलेगा, इसलिए कहते हैं बराबर बीच में होगा तो एक बाहर की तरफ खिसकेगा कि उसकी तरफ खिसकेगा, तो 1 से अधिक 1 से कम। तो यही पढ़ा नहीं पढ़ा आपने? आपने ये पढ़ा था प्रथम श्रेणी का यांत्रिक लाभ 1 से अधिक 1 से कम हो सकता है, द्वितीय श्रेणी का यांत्रिक लाभ सदैव 1 से अधिक, तृतीय श्रेणी की यांत्रिक लाभ सदैव 1 से कम। यही पढ़ा ना? वो सब में लागू है। मैंने कहा मैं प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी, तृतीय श्रेणी लास्ट पढ़ूंगा, पढ़ाते आपको पता चल जाए यही है मामला, तो यहाँ है पूरा। वो तो हम फिजिक्स के लिए पहले पढ़ लेते हैं, बाकी उसका यांत्रिक लाभ बाकी पहले, प्रथम श्रेणी द्वितीय श्रेणी को मामला नहीं है ना। उसको पढ़ते समय वेलोसिटी रेशियो पढ़ते ही नहीं है, बड़ा से बड़ा यांत्रिक लाभ का फॉर्मूला लिखा जाता है। लोड है 400 किलोग्राम, दक्षता है 72%, वेलोसिटी रेशियो 6,
इसको आप अब जैसे मर्जी सोल्व करना चाहे उस तरीके से सोल्व कर लो, कोई दिक्कत है नहीं। बट्टा मारा तो बट्टा में बता देना भाई, कोई बात नहीं, बट्टा में आएगा। और भाग दे पाओ तो भाग दे देना। हो गया भाई। हो गया। 25/27 है यहाँ। ये हो गया भाई। प्रतिशत दक्षता कितना है भाई? 72%। बराबर। मैकेनिकल एडवांटेज, यांत्रिक लाभ होता है भार बटा प्रयास। ठीक है ना, भार कितना है? 400 बट्टा हमारे पास क्या आएगा भाई? प्रयास। प्रयास क्या तो लिखूं या एफर्ट लिख दूं? एक ही बात है। इनटू वेगानुपात कितना दिया भाई? 6 गुणा क्या आएगा? 100। सही है, देख लो। अरे ये एम ही तो है और ये भी तो एम ही है, हमने कुछ नया थोड़ी कर दिया। वेगानुपात जहां आता है वही लिखा, बाकी मेरे पास तो सब था। तो प्रयास को मैं लाता हूं इधर। 400/72 गुणा 6 गुणा 100, यही आया। यदि आप 4 से काटते हैं, 8 से काटे, 8 से काटे 90 आटा 72,
8 से काटेंगे तो 50, 8 2 से काटेंगे तो 3, 2 से काटेंगे तो 25, बराबर 25 गुणा 100 कितना हो गया 2500, बट्टा कितना हो गया 27, और ये हो गया किलोग्राम। आप ऐसे नहीं किए हो तो कोई बात नहीं, पहले ज्ञात कर लो आप एमए, पहले क्या ज्ञात कर लो एमए, और उससे आप बाद में क्या ज्ञात कर लो प्रयास, वो भी एक ही बात है भाई। बाकी सब चीजें दी हुई है, इससे आप क्या ज्ञात हो जाएगा एमए, एमए क्या आएगा 72 गुणा 6/100, 72 गुणा 6/100 है ना एमए, तो 72 गुणा 6/100 है, वही बनेगा ये 72 गुणा 6/100, 72 गुणा 6 नीचे है 100 ऊपर गया, बस बनना वही है। ओके, अब पढ़ेंगे हम, कल ही पढ़ेंगे, इतना ही होगी ना, टाइम ही हो गया, ठीक है।